गुड इवनिंग फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बिल्कुल नया टॉपिक रहेगा जो कि है हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस। इस टॉपिक को दोस्तों हमने प्लस 1 क्लास में भी पढ़ा और प्लस 2 क्लास में भी पढ़ रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को प्लस 2 क्लास के लिए। इस टॉपिक में देखिए दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि इस टॉपिक में कुछ चीज़ों का बिल्कुल आइडिया नहीं होता स्टूडेंट्स को कि कैसे सिंप्लीफाई होगा, क्या करना है, कैसे करना है। तो हम इस टॉपिक को बिल्कुल एक न्यू तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। आप इन चीज़ों को देखिए, बहुत प्रॉपर तरीके से आप समझ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन। प्लस 1 में जैसा कि आपने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा तो हम लोग रिलेशंस और फंक्शंस का मतलब अच्छे तरीके से जानते होंगे, लेकिन फिर भी कुछ एक आइडियाज दिए जाएंगे आपको जिससे आपको और अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ जाए। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको इस टॉपिक में कवर करना होगा वो होगा ऑर्डर्ड पेयर का। वो होगा ऑर्डर्ड पेयर का। रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि इस ऑर्डर्ड पेयर पे ही काफी सारी चीजें डिपेंड करती हैं। बात करते हैं ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है। सपोज कीजिए हमारे पास दो सेट हैं, मैंने बोल दिया लेट ए एंड बी। ये हमारे पास दो सेट हैं ए और बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या है कि ये दोनों सेट जो है ये नल सेट नहीं है। नॉन एम्प्टी का मतलब ये सेट खाली नहीं है और खाली सेट होता है नल सेट। मतलब ये दो सेट जो हम ए और बी सिलेक्ट कर रहे हैं दीज आर नॉन एम्प्टी, मतलब नॉट नल सेट्स। अब मैंने बोला कि इसके जो एलिमेंट्स हैं उसे मैंने ए से रिप्रेजेंट किया और इस बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो बी से रिप्रेजेंट किया, स्मॉल बी से। हमें पता है एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल अल्फाबेट्स। तो मैंने यहां से बोल दिया कि जो स्मॉल ए है वो बिलोंग करता है ए सेट से और जो स्मॉल बी है वो बिलोंग करता है कैपिटल बी से या सेट बी से। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अब मैंने क्या किया, जो ए और बी के एलिमेंट्स थे इन्हें लिखना शुरू किया। एक एलिमेंट मैंने ए सेट से लिया, दूसरा एलिमेंट मैंने बी सेट से लिया, देन अगेन फर्स्ट ए सेट से, सेकंड बी सेट से। तो ये जो मैंने लिखा ए कोमा बी, यही हमारा क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। यही हमारा क्या हो गया, ऑर्डर्ड पेयर हो गया। अब इसे मैंने ऑर्डर्ड पेयर बोल दिया। इसके लिए आपको दो चीजें समझनी होंगी कि ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है। इसमें जो ये फर्स्ट एलिमेंट है ए, ये बिलोंग करता है सेट ए से, मतलब फर्स्ट सेट से। जो दूसरा एलिमेंट है बी, ये बिलोंग करता है बी सेट से, मतलब हमारा सेकंड सेट जो कि हमने बी माना है वो। तो ये ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्लियर होना चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर लिखा जाएगा ए कोमा बी फॉर्म में। ए बिलोंग करेगा सेट ए से, बी बिलोंग करेगा सेट बी से। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद ऑर्डर्ड पेयर के कुछ रूल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑर्डर्ड रूल से, आप उस बात को समझिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे, मतलब वो फैक्ट जो हमारे बहुत ही काम के हैं, जिनके बिना ऑर्डर्ड पेयर को समझना मुश्किल है। आप एक बात समझ लीजिए, मैंने बोला कि ए कोमा बी, दूसरी तरफ मैंने बोल दिया बी कोमा ए, क्या ये दोनों बराबर होंगे? अभी मैंने क्या बोला, आप इस कंडीशन को समझो कि A belongs to set A and B belongs to set B। यहां मैंने बोला कि जो पहला एलिमेंट होता है वो सेट A से बिलोंग करता है। इसका मतलब A, B का मतलब क्या है कि पहले फर्स्ट सेट देन सेकंड। यहां B, A का मतलब क्या है कि पहले सेकंड देन फर्स्ट। इसका मतलब क्या है कि A, B नॉट इक्वल्स टू B, A। ये बात ध्यान रखिएगा। इस बात को क्लियर होना चाहिए कि A, B, B, A के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सपोज कीजिए मैंने 4, 3 लिखा तो मुझे पता चल गया कि जो पहला सेट है A, उससे एलिमेंट कौन सा है, 4 है। दूसरे सेट से एलिमेंट कौन सा है, 3। लेकिन अगर मैं इसे 3, 4 बोल देता हूं तो हमारा बिल्कुल रूल बदल जाएगा। हमारे हिसाब से फर्स्ट से कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि नहीं है हमारे पास। तो 4, 3 नॉट इक्वल्स टू 3, 4 सबसे पहला। सेकंड, अब अगर मैं एक बात बोलता हूं, मैंने बोला A, B इज इक्वल टू P, Q। मैंने बोल दिया कि दो ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। तो दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो सकते हैं सिर्फ किस कंडीशन में, जब
a की वैल्यू p के बराबर होगी एंड b की वैल्यू q के बराबर होगी। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं इफ a इज इक्वल टू p एंड b इज इक्वल टू q देन टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल। मतलब जब फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होंगे सेकंड एलिमेंट भी इक्वल होंगे तभी मैं बोल सकता हूं टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो ये था हमारा ऑर्डर्ड पेयर का कांसेप्ट। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है, पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। a, b नॉट इक्वल्स टू b, a। ये बात ध्यान रखिएगा, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ऑर्डर्ड पेयर के। दूसरा, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। दो ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल बोला जाता है, कब बोला जाता है, जब फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट इक्वल टू सेकंड एलिमेंट। ये बात क्लियर होगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो है हमारा सेकंड चीज, दूसरी चीज जो हमें कवर करनी होगी वो होगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने प्लस वन क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, अब आप इस बात को समझेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट होता है और कौन कौन से ऐसे इफेक्ट हैं जो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट से पता होना जरूरी है। आप ध्यान से समझेंगे। तो हमारा सेकंड पॉइंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट आप प्लस वन में कैसे कैलकुलेट करते थे, हमारे पास दो सेट लिए हमने, सेट ए और सेट बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करते थे, ए के सारे एलिमेंट्स का रिलेशन बी के साथ, ए के सारे एलिमेंट्स बी के सभी एलिमेंट्स के साथ, बी के सारे एलिमेंट्स ए के एलिमेंट्स के साथ। इसी तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। देखिए एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। मैंने बोला एक सेट ए है, दूसरा सेट है मेरे पास बी। एक सेट ए हो गया, दूसरा सेट हो गया हमारे पास बी। मैंने बोला इस ए सेट के अंदर जो एलिमेंट है मेरे पास वो है 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। और जो बी सेट है मेरे पास, इस बी सेट के जो एलिमेंट है वो क्या हो गए, a, b, c, a, b, c। ये बात क्लियर। हमने दो सेट मान लिए a एंड b। अब यहां से एक बात, एक रिजल्ट आपको लिखना है, वेयर बोथ सेट्स आर नॉन एम्प्टी। वेयर बोथ, दोनों सेट्स जो है हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। मतलब दोनों में कोई ना कोई एलिमेंट्स जरूर है, मतलब वो नल सेट नहीं है। अगर ये नल सेट हो जाता तो कंडीशन ही पॉसिबल नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, अगर दोनों में से कोई भी एक सेट नल सेट हो जाए या दोनों ही नल सेट हो जाए तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। देखिएगा, अब अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना चाहता हूं तो मैंने बोला a क्रॉस b निकालना है मुझे। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए a क्रॉस b निकालूंगा। अब a क्रॉस b निकालूंगा तो मैं एक बात कैसे कैलकुलेट करूंगा, देखिए सबसे पहले क्या किया, a का फर्स्ट एलिमेंट उसके साथ b का फर्स्ट एलिमेंट, देन a का फर्स्ट b का सेकंड, देन a का फर्स्ट b का थर्ड, देन a का सेकंड b का फर्स्ट, देन सेकंड 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 थर्ड, थर्ड फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड एंड ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b। अब मैं यहां से a क्रॉस b निकाल चुका हूं, मतलब दो सेट के लिए मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल चुका हूं। अब यदि अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि b क्रॉस a क्या होगा, तो b क्रॉस a के लिए हमें क्या करना होगा, b सेट को पहले लिखना होगा। मतलब अगर मैं b क्रॉस a निकालना चाहता हूं तो मुझे सबसे पहले क्या लिखना होगा, a क्रॉस a, 1 देन a, 2 a, 3। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। इसी तरह b1 b2 b3 ये आप कैलकुलेट कर पाएंगे, b क्रॉस a और a क्रॉस b। अभी हमने देखिए लास्ट में पढ़ा ऑर्डर्ड पेयर। ये जो हमने 1, a लिखा ये भी ऑर्डर्ड पेयर है, 1, b लिखा ये भी ऑर्डर्ड पेयर, 3, b लिखा ये भी ऑर्डर्ड पेयर, a, 2 लिखा ये भी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। ये भी ऑर्डर्ड पेयर है। अब आप एक बात समझो, ये सारे क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। अभी मैंने बोला कि a, b नॉट इक्वल्स टू b, a, मतलब a, b, b, a के बराबर नहीं होता। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि 1, a नॉट इक्वल्स टू a, 1। इसका मतलब ये भी इक्वल नहीं होना चाहिए।
अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो मैं रिजल्ट हमारा बोल सकता हूं कि A क्रॉस B नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A। सबसे पहला पॉइंट नोट कीजिएगा, A क्रॉस B नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने इससे पहले कंसेप्ट में पढ़ा कि A कोमा B B कोमा A के इक्वल नहीं होता। ये बात क्लियर होनी चाहिए। सेकंड थिंग, अब हमने पढ़ लिया कि ऑर्डर्ड पेयर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, A क्रॉस B नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A। अब बात करेंगे सेकंड वन। ये सभी हमने ऑर्डर्ड पेयर लिख दिए जो जो यहां से पॉसिबल है। पहला पॉइंट जो हमने यहां से पढ़ा वो क्या है, A क्रॉस B नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A। सेकंड थिंग, जो ये दोनों सेट कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। तीसरी पॉइंट मैंने पढ़ा कि अगर इफ A और B और बोथ A एंड B आर एम्प्टी सेट, आर एम्प्टी। मैंने बोल दिया कि अगर A एम्प्टी हो जाए या फिर B एम्प्टी हो जाए या फिर दोनों ही एम्प्टी हो जाए, मतलब क्या है कि अगर दोनों में से कोई एक एम्प्टी हो जाता है या दोनों ही एम्प्टी सेट हो बन जाते हैं तो मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकता। ये बात क्लियर होनी चाहिए। ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट। इसके बाद हमने बात करी, ए सेट हमारे पास 1 2 3 है, बी सेट है हमारे पास A B C। कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात हो चुकी है। अब मैंने बोला कि अगर, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, मैंने बोल दिया किसी कंडीशन में कि A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A है। अब मैंने बोल दिया कि कोई कंडीशन ऐसी भी है जहां पे A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर है। अब सोचिए क्या कंडीशन हो सकती है। मैंने बोला एक सेट है A जो है हमारा 1 2 और B सेट है हमारा क्या 1 2। अगर मैं यहां से A क्रॉस B निकालता हूं तो A क्रॉस B कितना आएगा 1 1 देन 1 2 देन 2 1 देन 2 2। फिर अगर मैं B क्रॉस A निकालता हूं तो मुझे B को पहले रखना होगा, मतलब 1 2 देन 2 1 एंड 2 2। अब देखिए A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A हो गया। ये किस कंडीशन में हुआ, जब सेट A इज इक्वल टू सेट B। तो हमारा फोर्थ पॉइंट जो हमें यहां से कवर करना है कि अगर A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल होता है, इसका मतलब क्या है, आप ये बोल सकते हो सेट A इज इक्वल टू सेट B। इसका मतलब ये दोनों सेट कैसे होंगे, इक्वल सेट होंगे। ये दोनों कैसे सेट होंगे, इक्वल सेट होंगे। ये बात ध्यान से समझिएगा। अब इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, ये चीज आपको सेट की वीडियोस बनाई गई हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। आप उन वीडियोस को देखिए, क्लियर हो जाएगा सेट, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट क्या है। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट था। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हमने क्या किया, दोनों सेट को मल्टीप्लाई किया। हमने रिजल्ट पढ़े कि मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब बोथ सेट्स आर नॉन एम्प्टी, जब दोनों ही सेट नॉन एम्प्टी होंगे एंड A क्रॉस B नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A। अब ये इक्वल है तो आप ये बोल सकते हो कि दोनों सेट जो A और B हम ले रहे हैं वो कैसे होंगे, इक्वल सेट होंगे। अगर ये दोनों ही सेट एम्प्टी हो जाते हैं या दोनों में से कोई भी एक सेट एम्प्टी सेट हो जाता है तो मैं इतनी बात बोल सकूंगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। ये है दोस्तों हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब जो हम रिलेशंस की बात करेंगे वो सारा रिलेशन डिपेंड करेगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए अगर मैं कहूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जितने एलिमेंट्स आपके पास A सेट में हैं, जितने एलिमेंट्स आपके पास B सेट में हैं, दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिएगा, आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा इन A क्रॉस B। तो देखिए सपोज कीजिए हमारे पास A सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 3 हैं और B सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 2 हैं। अगर आपसे पूछा जाए A क्रॉस B के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो हम बोल सकते हैं 3 into 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास A क्रॉस B के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, 6 होंगे।
तो ये है दोस्तों हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का बिल्कुल बेसिक पॉइंट, जिसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पढ़ा। इन पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारा रिलेशन टाइप्स ऑफ रिलेशन, उन रिलेशंस को कैसे प्रूव किया जाता है, वन बाय वन सारी चीजें आपको डिटेल में समझाई जाएंगी। इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।